नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम जो साइंस की सीरीज चला रहे थे उसमें आज हम जीव विज्ञान के 75 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये 75 जो इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे ये जीव विज्ञान से रिलेटेड होंगे तथा यह जो वीडियो है आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी यह जो आज का सेशन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो मेनली 75 आपके MCQs होंगे ये दो टॉपिक पर आधारित होंगे। पहला टॉपिक आपका विटामिन है और दूसरा टॉपिक आपका पोषण है। ये दो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन दो टॉपिकों से प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में हर साल प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इन दो टॉपिक से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको हमने आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा पनीर जो होता है यह मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पनीर। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक के द्वारा जो है आपका विटामिन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे विटामिन का मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपका विटामिन क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विटामिन क्या होता है? तो विटामिन होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं आपके विटामिन। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को हम सहायक आहार कारक के नाम से जानते हैं? कि दिए गए 4 समूह में से किसको हम सहायक आहार कारक कहते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सहायक आहार कारक हम किसको कहते हैं? तो विटामिन को जो है आपका सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विटामिन को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भोजन के वर्ग में जो वसा होता है, फैट्स होता है, उसमें जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही, वसा यानी कि फैट्स में जो है कैलोरी की जो मात्रा होती है वह सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। सेब जो होता है, एप्पल जो होता है, हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपको बताना है कि सेब निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो सेब जो है इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, केवल पोटेशियम का जो है यह सबसे बड़ा स्रोत होता है आपका सेब। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल पोटेशियम का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहली बात यहाँ पे कही गई है कैल्सीफेरॉल की। तो पहले आप जान लीजिए कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को हम कहते हैं। तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी की कमी से आपका रोग होता है अस्थि रुग्णता। तो आप इसे याद देखिएगा, पहला आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद नियासिन किस विटामिन को हम कहते हैं? तो विटामिन आपका जो B3 होता है, विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से हमारे शरीर में होता है पेलाग्रा नामक बीमारी, यानी कि चर्मग्राह नामक जो रोग होता है वो होता है। तो विटामिन B3 भी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद कोबालामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो संघातित रक्ताल्पता। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कोबालामिन की कमी से जो है हमारे शरीर में संघातित रक्ताल्पता नामक बीमारी होती है। तो आपका तीसरा भी यहाँ पे सही दिया गया है। और राइबोफ्लेविन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, जो कि आपका बिल्कुल सही गलत दिया गया है। बेरी आपका विटामिन B1 से होता है। यानी कि विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं? विटामिन B1 को हम कहते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है विटामिन B1, यानी कि विटामिन B1 आपका हो जाएगा थायमिन।
थायमिन की कमी से आपका बेरी रोग होता है, ना कि यहाँ पे राइबोफ्लेविन के कारण। तो राइबोफ्लेविन क्या होता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आपका जो राइबोफ्लेविन होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसको हम कहते हैं विटामिन B2। क्या कहते हैं, तो राइबोफ्लेविन को हम कहते हैं विटामिन B2, और इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है। कौन सी, तो राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 की कमी से आपकी किलोसिस नामक जो है वह बीमारी होती है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं था। यहाँ पे बेरी जो बीमारी होती है वो विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी के कारण होती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो बेरी नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो बेरी नामक रोग होता है वह मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आप, और यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे विटामिन B6 का संबंध, विटामिन B6 का प्रचुर स्रोत क्या होता है, तो धान का चोकर होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। विटामिन B6 हम कहते किसको, तो पायरिडॉक्सिन को, किसको, तो पायरिडॉक्सिन को हम विटामिन B6 कहते हैं। और विटामिन B6 का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह होता है आपका क्या, तो धान का चोकर यानी कि राइस ब्रैन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं विटामिन B2 का सबसे अच्छा स्रोत यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉड यकृत तेल, जो कि बिल्कुल गलत है। कॉड यकृत तेल जो है आपका यह विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है यहाँ पे गेहूं का अंकुर तेल, बिल्कुल सही है। और विटामिन के का आपका सबसे अच्छा स्रोत होता है अल्फा यानी कि आपका ए सी और डी आपका बिल्कुल सुमेलित है यहाँ पे। लेकिन आपका जो बी वाला ऑप्शन था वह सुमेलित नहीं था। यहाँ पे आंसर आपका होना चाहिए था विटामिन डी। विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है कॉड यकृत तेल। आप इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित सब्जियों में से विटामिन सी किसमें पाया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो सब्जियां दी गई हैं उन सब्जियों में विटामिन सी सर्वाधिक किसमें मिलेगा, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मिर्च में जो विटामिन सी है वो सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मिर्च में। अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन जो खट्टे फलों, जिनको हम इंग्लिश में साइट्रस कहते हैं, में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है और हमारे स्किन को स्वस्थ रखने में सबसे ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो घाव भरने के लिए जो है आपका विटामिन कौन सा सहायक होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने के लिए सहायक विटामिन माना जाता है। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो विटामिन सी का इसमें से कौन सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसमें से आंवला जो है वह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन सी का यहाँ पे रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका विटामिन ए का, मतलब सॉरी विटामिन सी का रासायनिक नाम। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, विटामिन सी निम्न में से किसके अवशोषण में मदद करता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो विटामिन सी होता है वो लौह के यानी कि आयरन के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लौह के। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। तो इस विटामिन का नाम है विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो उसके कारण हमारे शरीर में जो खून का थक्का है वह धीरे धीरे बनने लगता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए विटामिन के जो है हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, तो विटामिन के। तथा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो विटामिन के का आपका रासायनिक नाम होता है नैप्थोक्विनोन। क्या होता है, तो नैप्थोक्विनोन जो है
विटामिन के का रासायनिक नाम होता है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण जो है आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है? तो इसमें से आपका विटामिन B12 और विटामिन के दोनों हैं जिनका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो विटामिन B12 और विटामिन के आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका A और B दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। विटामिन B12 हो गया और आपका विटामिन के, ये दोनों बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो इसमें से कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में हमारे बनता है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में बनता है। तो विटामिन डी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से दो बीमारियां होती हैं, एक बच्चों में होती है, एक वयस्क में होती है। तो इन दो बीमारियों का क्या नाम है? रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दोनों बीमारियां आपकी विटामिन डी की अल्पता से ही होती हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। विटामिन डी का यहाँ पे आपसे रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका विटामिन D2 होता है, विटामिन D2 को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका जो विटामिन D2 है उसको हम अर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा जो आपका विटामिन D3 है उसको हम कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको विटामिन दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित रोग दिया गया है। तो आइए इनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि नियासिन किस विटामिन को हम कहते हैं? तो विटामिन B3 को हम क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन मतलब ए आपका सही है। थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है, लेकिन आपका विटामिन के की कमी से यहाँ पे बंध्यापन दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। विटामिन के से क्या होता है? रक्त का जो थक्का होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, वो हमारे शरीर में धीरे धीरे होने लगती है अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। मानव शरीर में विटामिन ए का कहाँ पर संचित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो संचित होता है आपका कहाँ पर? तो लीवर में, हमारे यकृत में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही, हमारे यकृत यानी कि हमारे लीवर में। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? तो किसमें विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो विटामिन ए है उसकी सबसे अधिक मात्रा आपको मिलेगी किसमें? तो गाजर में। दिए गए ऑप्शंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो दिए गए ऑप्शंस के अनुसार जो गाजर, उसमें विटामिन ए की मात्रा यहाँ पे सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होगी? अगर अगेन यह प्रश्न है, तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इस ऑप्शन में सबसे अधिक मात्रा विटामिन ए की आपको मिलेगी आम में। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक लगाना है, ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसी के हिसाब से आपको टिक लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ई की मात्रा अधिक है? यानी कि विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत इसमें से कौन सा है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत इसमें से है गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं अंकुर का जो तेल है यह सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन ई का। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे आपका दिया गया है कुछ विटामिन है और उनके इंपॉर्टेंट स्रोत दिए गए हैं, आइए इनको देख लेते हैं। तो विटामिन के का यहाँ पे अच्छा स्रोत क्या होता है?
तो विटामिन के का आपका अच्छा स्रोत हो जाएगा अल्फा अल्फा, यानी कि आपका ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है क्या, कॉड यकृत तेल, यानी कि आपका बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। विटामिन ई का गेहूं भ्रूण तेल, यानी कि आपका सी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और विटामिन सी का आपका नींबू हो जाएगा, यानी कि आपका डी का हो जाएगा क्या, तो डी का हो जाएगा 2 आपका राइट आंसर, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो डी दिया गया है डी का आपका हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि नींबू वाला हो जाएगा। तो इसको आप सम्मिलित कर लीजिएगा, 4 3 1 2 आपका राइट आंसर है। एग्जाम में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो विटामिन ए है इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो विटामिन होते हैं मानव शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते, यानी कि जो आपके विटामिन होते हैं उनका जो संश्लेषण होता है वो मानव शरीर में नहीं होता है, सिवाय कुछ विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारे शरीर करता है। जैसे आपका विटामिन के हो गया, विटामिन B12 हो गया, और इसके बाद आपका विटामिन डी हो गया। ये 4 ऐसे विटामिन हैं जिसका संश्लेषण हमारा शरीर करता है, लेकिन बाकी के जो अन्य विटामिन हैं उनका संश्लेषण हमारा शरीर नहीं करता है। तो ये अपवाद आपको याद रखना है, विटामिन के, विटामिन 12 और विटामिन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट मिलता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन B12। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, जल में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन इसमें से कौन सा है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 2 विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। एक तो आपका होगा विटामिन बी हो गया, और एक आपका हो गया विटामिन सी। ये 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। वे कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है वो सपनों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता देता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन B6। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम आपका क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, तो पायरिडॉक्सिन जो होता है विटामिन आपका B6 का रासायनिक नाम है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था, वसा में 4 घुलनशील विटामिन होते हैं, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ये 4 विटामिन आपके ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, और 2 विटामिन ऐसे होते हैं, बी और सी, जो आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आइए देख लेते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे आपका जो विटामिन सी है उसकी कमी से आपका रोग हो जाएगा स्कर्वी हो जाएगा, यानी कि आपका ए यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फोलिक अम्ल से क्या आपका हो जाएगा, तो फोलिक अम्ल से आपका हो जाएगा रक्ताल्पता हो जाएगी, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और विटामिन ए से आपका रतौंधी होता है, तो आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और विटामिन B1 की कमी से आपका होता है बेरी रोग, यानी कि आपका जो है डी का क्या हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 आपका राइट आंसर है। आप इसको सम्मिलित कर लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 3 1 2 आपका राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से दोबारा सम्मिलित करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं, क्योंकि अब ट्रेंड में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैच दी फॉलोइंग के रूप में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या दिया गया, रेटिनॉल। रेटिनॉल हम किसको कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो नेत्र सुख का लाल होना, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और टोकोफेरॉल किस विटामिन को हम कहते हैं, तो टोकोफेरॉल जो है किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन ई का नाम है आपका टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से आपका कौन सा रोग होता है,
तो इसकी कमी से आपका होता है वंध्यता नामक रोग। तो विटामिन बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन बी का यहाँ पे हो जाएगा आपका बी का 4 हो जाएगा। और साइनोकोबाल एमिन किसको कहते हैं हम, तो साइनोकोबाल एमिन किसका रासायनिक नाम है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मानसिक व्याधि क्या होती है, यहाँ पे आपका घातक रक्ताल्पता हो जाएगा, सॉरी घातक रक्ताल्पता नामक जो बीमारी होती है वो विटामिन आपके किसकी होती है, तो साइनोकोबालेमिन के कारण होती है, जिसको हम कहते हैं विटामिन B12 यानी कि घातक रक्ताल्पता। यानी कि आपका यहाँ पे सी का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और पायरिडॉक्सिन जो विटामिन आपका B6 होता है उसकी कमी से आपकी मानसिक व्याधि नामक बीमारी होती है, तो आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से इसको मैंने सम्मिलित कर लिया है, इनको आप देख लीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, एक का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है, तो इसमें से आपका कौन सा विटामिन नहीं है, आइए इसको देख लेते हैं। नियासिन आपका होता है विटामिन है, और रिबोफ्लेविन आपका विटामिन है, पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन, लेकिन थायरेक्सिन आपका विटामिन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, थायरेक्सिन आपका जो है विटामिन नहीं है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे विटामिन के प्रश्न आपके समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ से आपके पोषण के प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जो फलियां आपकी होती हैं, फलियों में क्या प्रचुर मात्रा मिलता है, तो फलियों में प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन जो है वह फलियों में सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो प्रोटीन होगा उसकी अधिकतम मात्रा आपको देखने को मिलेगी सोयाबीन में, किसमें, तो सोयाबीन में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोयाबीन में। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है, तो प्रोटीन और वसा दोनों जो है प्रचुर मात्रा में किसमें पाए जाते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। प्रोटीन और वसा ये दोनों आपको मिलेंगे मूंगफली में, इनकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है मूंगफली में, यानी कि दोनों एक साथ बात की जाए प्रोटीन और वसा की, तो आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली में। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बाल जो है हमारा जिस प्रोटीन से बना होता है उसको हम कहते हैं कीरेटिन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल हमारा जो होता है वह कीरेटिन नामक प्रोटीन से बना होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाल और नख में कौन सा प्रोटीन होता है, तो अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा कीरेटिन, यानी कि बाल और नाखून इन दोनों में हमारे कीरेटिन नामक जो है प्रोटीन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ग्लूटीन होता है। जो ग्लूटीन पदार्थ होता है या गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ होता है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्लूटीन। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को, यानी कि एक कठोर परिश्रम करने वाला एक मेहनती जो पुरुष होता है उसको दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी, तो 3500 से लेके 4000 किलो कैलोरी की, कितनी, तो 3500 से लेके 4000 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है एक मेहनत कश पुरुष को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 4000 किलो कैलोरी की। ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा, आप इसे भूलिएगा मत, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक गिलास पानी पीने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है, तो 0 कैलोरी। आप इसे याद कर लीजिएगा, एक गिलास पानी पीने से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 कैलोरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भोजन का एक प्रमुख अंग क्या होता है इसमें से, तो भोजन का एक प्रमुख अंग आपका है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही, जो कार्बोहाइड्रेट आपका है यह भोजन का एक प्रमुख अंग है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो लंबे समय की कसरत का आपका मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन माना जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट आप याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उस तत्व को हम कहते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच में
संतुलन बनाए रखता है। तो फास्फोरस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें से कौन सा यौगिक है जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो इस यौगिक का नाम है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जो होता है यह मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एमिनो अम्ल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह यानी कि आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो करौंदा होगा, करौंदा में जो आयरन होता है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। तो करौंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब आपका है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जो पालक के पत्ते होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा आयरन यानी कि लौह, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, लौह का अंश यानी कि आयरन का जो अंश होता है सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आयरन का जो अंश होता है वह सबसे अधिक देखने को मिलेगा आपका हरी सब्जियों में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरी सब्जियों में। तब इसे याद कर लीजिएगा। और बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य संख्या होती है किसकी? तो एमाइलेज की। एमाइलेज के कारण जो बासमती के चावल होते हैं वो पकने पर लंबे हो जाते हैं। तो एमाइलेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास आने का कारण क्या होता है? तो दूध में मिठास आने का कारण होता है लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो दूध होता है उसमें मिठास देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोज। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध में विद्यमान सैकेराइड कौन सा होता है? तो दूध में विद्यमान सैकेराइड आपका होता है लैक्टोज होता है, लैक्टोज यहाँ पे होगा, लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है यह आपका दूध में विद्यमान सैकेराइड होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दूध जो आपका होता है यह लैक्टोबैसिलस, किससे? तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जो दूध होता है वह खराब हो जाता है। दूध का दही में परिवर्तन कौन सी क्रिया है, मतलब किसके द्वारा होता है? तो दूध का दही में परिवर्तन जो है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, बैक्टीरिया के कारण जो दूध होता है वह दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? तो गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण होता है आपका कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही जो आपका गाय का दूध होता है वो हल्का पीले रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैरोटीन। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो गाय के दूध का जो सफेद रंग होता है वो कैसिन के कारण होता है। किसके कारण? तो कैसिन की उपस्थिति के कारण। कैसिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसकी उपस्थिति के कारण जो दूध का रंग होता है वह सफेद होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैसिन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध में प्रोटीन को दूध का जो प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला आपका एंजाइम होता है रेरिन। क्या होता है? रेरिन यह एंजाइम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन आपका कौन सा है? तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसिन। कैसिन नामक जो प्रोटीन होता है वह दूध में पाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कौन करता है? तो हमारे शरीर में जो नए ऊतक होते हैं, हमारे शरीर में जो नए ऊतक यानी कि नए टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन के द्वारा जो है हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर की जो धीमी वृद्धि होती है वो प्रोटीन की कमी के कारण देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो विटामिन B12 का संबंध आपका कोबाल्ट से हो जाएगा, यानी कि 1 आपका 2 हो गया। हीमोग्लोबिन का संबंध आपका किससे है? तो आपका जो हीमोग्लोबिन इसका संबंध आयरन यानी कि लोहा से हो जाएगा, यानी कि बी का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। और क्लोरोफिल का संबंध आपका मैग्नीशियम से हो जाएगा, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसका संबंध मैग्नीशियम से, यानी कि आपका यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो गया।
और पीतल का संबंध आपका तांबा से हो जाएगा, यानी कि डी का आपका हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से 2, 4, 1, 3 आपका राइट आंसर है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको देख लेते हैं। खाने का नमक सोडियम क्लोराइड होता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन आयरन बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम बिल्कुल सही है। कपड़े धोने का सोडा आपका यहाँ पे पोटेशियम नहीं होता बल्कि आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपका डी वाला जो है सुमेलित नहीं था, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका जो पपीता होता है इसमें मुख्यतः आपका विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन सी। निम्नलिखित में से किसमें जो है विटामिन ए, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो इसमें से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो इसमें से जो आपका दूध है वह विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध जो है यह आपका विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? तो यह त्वचा में उपस्थित होता है आपका अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित आपका होता है अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो एक सामान्य जो क्रियाशील महिला होती है उसके लिए प्रतिदिन ऊर्जा की कितनी, मतलब प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए 45 ग्राम। कितने? तो 45 ग्राम प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 45 ग्राम यानी कि 45 ग्राम। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो जो आपकी दूध पिलाने वाली माँ होती है उसको आहार में प्रतिदिन आपके 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 70 ग्राम। माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव रहता है? तो इसमें जो है आपका लौह यानी कि आयरन का अभाव रहता है। तो आयरन को छोड़ के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके तत्व होते हुए आपको माँ के दूध में मिलेंगे, लेकिन आयरन जो है इसमें नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो होता है आपका विटामिन सी का घटिया स्रोत होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्च क्या है? तो आपका जो स्टार्च होता है यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड होता है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। तो अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो अलसी जो है आपका किसका प्रचुर स्रोत होती है? तो अलसी जो है ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ओमेगा 3 वसी अम्ल का। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें से कौन सा आपका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो होता है आपका मुख्यतः क्या होता है? तो चावल आपका मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चावल। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 75 प्रश्नों को आज हमने कवर कर लिया है। ये 75 प्रश्न आपके लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स।